दोस्तों, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित ना रहे, इसका मतलब हम पॉलिटिकली देश में चल रही गहमा गहमी से दूर रहे, ये नहीं हो सकता है। और जब बात संसद कांड से संबंधित हो तो मुंह खोलना भी जरूरी है, क्योंकि संसद में हो रहा क्रियाकलाप ये सीधा सीधा हमारे रोजमर्रा के जीवन और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा होता है। मोदी जी के बारे में हमारे कानों तक यह बात पहुंचती है कि वह इंटरनेशनल स्टार है, विदेश में घूमकर इवेंट करते हैं और काफी भीड़ जुटा देते हैं। मगर जब खबर पड़े कि उन्होंने चुपचाप किसी को विश्वास में न लेते हुए अति आत्मविश्वास से देश में नई संसद बनाई है, और वह भी अति शीघ्र, रिकॉर्ड 2.5 साल में, तब हमें भी आश्चर्य हुआ। क्योंकि ना हम दिल्ली में रहते हैं और ना ही दिल्ली सारा देश है, और ना दिल्ली की खबर हम तक पहुंचती है। और वैसे भी नए संसद के उद्घाटन का न्योता तो देश के जनता के नाम नहीं था। हालांकि मोदी जी अपने हर संबोधन में मेरे 140 करोड़ देशवासी कहते हैं। खैर, हर कोई वहां जा नहीं सकता था, यह सब जानते हैं। अगर एकाध न्योता कार्ड दिखाने के लिए ही सही उन्होंने देशवासियों के नाम भेजा होता तो हमें पता तो चलता कि उन्होंने देश की नई संसद के लोकार्पण के लिए किसे बुलाया था या किस किस का नाम कार्ड में छपा था। हम देशवासियों को तो विपक्षी पार्टियों के हो हल्ले से पता चलता है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को निगलेक्ट किया गया है, और जानबूझकर खुद को अजरामर करने के लिए उद्घाटन शिला पर नाम लिखवाने के लिए मोदी जी ने कार्यक्रम को निजी और एक धर्म का बना दिया है, मानो खुद का महल बना लिया हो और उसी क्रम में उनके गुरु विनायक दामोदर सावरकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उद्घाटन किया जा रहा हो। असल में मैं ये वीडियो उद्घाटन के पहले बनाना चाहता था, मगर रुक गया। मोदी जी का कोई भरोसा नहीं। आजकल का उनका सार्वजनिक जीवन सच्चाई में 10वीं और जुमलेबाजी में PhD के बीच झूल रहा है, ये हम सब जानते हैं। और इसलिए क्लाइमेक्स में पलटी मारने में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। किस क्षण वे राष्ट्रपति की एंट्री करवा दे और सारा विपक्ष देखता रह जाए, यह उनके बाएं हाथ का खेल था। और हम पहले ही वीडियो बनाकर झूठे नहीं कहलाना चाहते थे, यह मुझे ठीक नहीं लगा। खैर, उन्होंने ऐसा नहीं किया और स्वतंत्र भारत के पहले शहंशाह हिंद राष्ट्र के माफिक उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवा लिया। मतलब राम मंदिर पूजा से भी भयंकर, गंगा आरती से भी विशाल धर्म पूजा उन्होंने संसद भवन में करवाई और संविधान के धर्मनिरपेक्षता के दिशा निर्देश तत्व को बदलकर अप्रासंगिक कर दिया। कल मुसलमान प्रधानमंत्री बने तो वह संसद के अंदर फातिया पढ़े, बौद्ध बने तो त्रिपिटक पढ़े, सिख, जैन, क्रिश्चियन अपने धर्म ग्रंथ पढ़े या अपने सिंबल को जहां जहां मिले वहां लगाए। जिस तरह रोड के किनारे सभी अपने अपने नेताओं के होर्डिंग लगाते हैं। सचमुच में अमर होने का उनका ये तरीका नायाब है। वैसे विपक्षी पार्टियों का हो हल्ले से और मोदी जी की ऐतिहासिक हेकड़ी से नई संसद उद्घाटन का हर क्षण संसद कांड के नाम से इतिहास में दर्ज हो गया है। इतिहास अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने वाले दोनों को अपनी पुस्तक में जगह देता है, और हक देने वाले से ज्यादा हक मारने वाले की ज्यादा चर्चा होती है। मसलन डिक्टेटर हिटलर को ज्यादा याद किया जाता है और उसके विरुद्ध लोकतंत्र और मानवतावाद के लड़ने वाले इतिहास के पन्नों में छुप जाते हैं। मोदी जी ने हक देने वाले और हक मारने वाले इसमें से एक को चुना, और शायद इतिहास जिस नाम से उन्हें ज्यादा याद रखेगा उस माध्यम को उन्होंने तवज्जो दी। यही उनकी महानता। फोटो निकालते हुए, सेल्फी लेते हुए, झंडी हिलाते हुए, शिलालेख पर नाम खुदवाते हुए हम हर वक्त देखते हैं। यह हो गई उनकी बात। अब हमारी बात, मतलब संविधान की बात करते हैं। तो आज फिर से मैंने संविधान को पढ़ा तो संविधान के मार्गदर्शक तत्व 79 में साफ लिखा है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनती है। इसमें प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए पहले तो संसद ना ही प्रधानमंत्री की बपौती है ना किसी नेता की। यह देश की अमानत है। यह देश की जनता के पैसों से बनी है। सिर्फ सत्ता पक्ष को प्लानिंग के साथ जनता के बेहतरी के लिए काम करने का और पैसा खर्चा करने का अधिकार जनता ने उन्हें दिया है। और जब संसद इमारत की बात करें या उसके उद्घाटन की बात करें, उसके लिए भी देश में सर्वमान्य परंपरा की बात करें या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हक की बात करें, तो देखेंगे प्रधानमंत्री को देश के 100% लोग चुनकर नहीं देते हैं। 30-35% वोट उनके पार्टी को मिले हैं। तो
65 से 70% वोट विभाजित होकर उनके विरोध में पड़े हैं और सिर्फ बहुमत के आधार पर वे अपने पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा मंत्रिमंडल के प्रधान बने हैं। वही राष्ट्रपति ने भी इलेक्शन लड़ा है और उन्हें प्रधानमंत्री को जितने सदस्यों का समर्थन मिला है उन सारों के साथ कुछ अपोजिशन पार्टियों ने भी, मसलन झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजू जनता दल, बीएसपी सहित कुछ और भी पार्टियां तथा कुछ कांग्रेसियों ने भी वोट दिए थे। इसलिए वह ज्यादा लोगों के प्रतिनिधि है, वह देश की प्रथम नागरिक है, ऊपर से वह देश की मूल निवासी ट्राइबल स्त्री है। हालांकि जब राष्ट्रपति के लिए उनका नाम सामने आया तो विरोधियों ने भी उन्हें बिना विरोध चुनकर देना चाहिए था, या यशवंत सिन्हा ने खुद ही पीछे हट जाना चाहिए था, क्योंकि उन्हें भी पता था वे चुनकर नहीं आएंगे। चलिए, वे हार गए और मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी। मुर्मू जी को खड़ा करना हालांकि मोदी जी का राजनीतिक पैतरा था, मगर चुनकर आने के बाद वह राष्ट्रपति सिर्फ बीजेपी की नहीं थी, बल्कि कई विरोधी पार्टियों ने उन्हें मतदान किया था। इस सच्चाई से वाकिफ मोदी जी ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दरकिनार कर राष्ट्रपति को उनका हक देना चाहिए था, मगर मोदी जी को किसी सम्राट के जैसे अजरामर होने की महत्वाकांक्षा के लोभ ने उनके मन पर विजय पाई और वे अपने ही मन से हार गए। हालांकि अपने मन की बात करते हुए हमेशा वे लोगों से देश के लिए त्याग की बात करते हैं, यानी कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क हमें साफ दिखता है। बताने के लिए त्याग करो, मगर करो तो सिर्फ स्वार्थ के काम, और इसलिए विपक्ष के विरोध में आधारभूत सच्चाई है। संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए था। परंपराओं के अनुसार इस राष्ट्रीय पर्व को हर भारतीय ने स्वतंत्र भारत की संसद के लोकार्पण पर्व को अपने घर के गृह प्रवेश के तौर पर मनाना चाहिए था, मगर मोदी जी ने इसे व्यक्तिगत पर्व, व्यक्तिगत इमारत, व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत तरीका और मैं, मेरा और मेरे द्वारा जैसे मैं ही मैं में बदल दिया और देश के 140 करोड़ लोगों का पर्व नहीं बल्कि एक धर्म विशेष का पर्व बना दिया। और राजतंत्र का प्रतीक राजदंड, जो राजाओं के मुकुट, तलवार और कपड़ों के जैसे किसी संग्रहालय की शान बढ़ा रहा था, उसे वहां से निकालकर लोकशाही के सर्वसर्वा सभापति के सिर पर गाड़ दिया। यह सम्राट अशोक के सर्व समावेशक समता के चक्र को रोकने की यह बू आना शुरू हो गई है। अब अपोजिशन का दूसरा दुखड़ा यह है कि उद्घाटन विनायक दामोदर सावरकर के जन्मदिन के तारीख पर ही क्यों? इस बात में भी दम है। पहला तो सावरकर कभी संसद सदस्य नहीं रहे, ना ही संसदीय प्रणाली से उनका कभी वास्ता था, ना ही लोकतंत्र पर उनका विश्वास था। वे तो हिंदू राष्ट्र के हितैषी थे और उन्होंने अपनी पुस्तक में राजतंत्र का ही गुणगान किया, एक ही धर्म के राजाओं को महिमा मंडित किया, जबकि उन राजाओं ने कई कुकर्म किए, लोगों को सताया, भारत के मूल निवासियों पर जुल्म किए, मगर आक्रांताओं से बुरी तरह हारते गए। उनकी पुस्तक 7 सोनेरी पाने में इसका उल्लेख हमें बहुत आसानी से मिलता है, या उनके विचार हमें पढ़ने में आसानी से मिलते हैं। उनके ही प्रस्ताव के अनुसार आगे चलकर जिस तरह मुसलमानों ने अलग राष्ट्र की डिमांड की और पाकिस्तान बन गया, और उसी राह पर चलकर अगर दूसरों ने भी अपने धर्म का हित साध लिया होता तो मुसलमानों के जैसे या सिखों का अलग राष्ट्र हुआ होता, जैनों का अलग, क्रिश्चियन लोगों का अलग, बौद्धों का अलग, और एक संघ राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं बन पाते। इसलिए सावरकर की जन्म तारीख को ध्यान में रखकर संसद को लोकार्पण विरोधाभासी हो गया है। उनके विचार लोकतांत्रिक नहीं थे और इसलिए सावरकर जयंती की तारीख को महिमा मंडित करना कम से कम संविधान और लोकतंत्र पर विश्वास करने वालों को तो नहीं भा सकता, बाकियों का भा सकता है, कुछ पता नहीं। मगर जिस तरह सब कुछ पता होते हुए भी मोदी जी ने संसद कांड को हवा दी है और खूब उछलने दिया है और एक छत्र राजा के जैसे अपना राज्याभिषेक करवाया है, मेरे हिसाब से ये सारा कुछ जानबूझकर करवाकर 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले ब्रह्मास्त्र को उन्होंने तान दिया है और ठीक इलेक्शन की सभाओं में उसका खुलकर वे प्रयोग करेंगे। यानी अगला जनरल इलेक्शन लोकतंत्र वर्सेस राजतंत्र के बीच होगा और अगर लोकतंत्र जीता तो राजतंत्र का प्रतीक निकाला जा सकता है, या फिर राजतंत्र जीता तो बाकी बची हुई लोकतंत्र की निशानें भी हम बदल देंगे। इस राज्याभिषेक ने एक खुला चैलेंज जनता को दे दिया है।
यहाँ तक के विश्लेषण से हमें ये पता चलता है कि मोदी जी ने जल्दबाजी में संसद 2 कारणों से बनाई और अपना नाम उस पर चढ़ा दिया। एक, या तो उन्हें पूरा भरोसा है कि इससे उन्हें धार्मिक राजनीतिक लाभ मिलेगा और इस कृति के पीछे विरोधियों के सारे मुद्दे जैसे रोजगार, भ्रष्टाचार, बेलगाम महंगाई, डबल नोटबंदी, कृषि कानून, लड़कियों का शोषण, अनियंत्रित गुंडागिर्दी जैसे मुद्दे आसानी से छुपाए जा सकते हैं और मोदी जी अपने लारीपाप से लोगों को और ललचाने का तरीका आजमा सकते हैं। दूसरा कारण, वे जान गए हैं कि अगली बार वे सत्ता से हटाए जा सकते हैं, इसलिए फटाफट हर चीज का उद्घाटन करके अपना नाम हर जगह छाप दे, चाहे बगीचा हो, सड़क हो या पुलिया हो, रेलवे स्टेशन हो या संसद भवन। चलिए, ये तो राजनेता समझेंगे मोदी जी का नाम कहां से और कैसे हटाना है और मोदी जी के धार्मिक ब्रह्मास्त्र को 2024 में किस तरह पछाड़ना है। हम तो सिर्फ नई संसद और उसमें हुई धार्मिक विधि का विश्लेषण करते हैं और मोदी जी कहां तक ठीक है यह भी जान लेते हैं। नई संसद भवन से किसे खुशी नहीं होगी, मुझे भी हुई, मगर संसद कांड के बाद खुशी को कुछ तो ग्रहण लग ही गया। जब फोटो में नई संसद का ढांचा देखा तो मुझे पर्सनली लगा कि पहली संसद से दिखने और बनावट में यह 19 लगती है। वह पृथ्वी की तरह गोल थी या असमतल चारकोनी है, यह मेरे समझ के तो परे था। फिर सोचा चलिए दिखने से क्या होता है, यह कोई एक चौकीदार की बपौती तो नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले सैकड़ों प्रतिनिधियों का विचार मंडप है, जहाँ संविधान अनुसार सत्ता पक्ष और विपक्ष विचार विनिमय कर देश में धर्म, जाति, प्रांत, भाषा को भुलाकर निर्णय लेते हैं और जिसे बनाने में देश के किसी नागरिक का श्रम लगा है तो हमारे जैसे करोड़ों लोगों का टैक्स का पैसा भी लगा है। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने आपसी तालमेल से, दिमाग से इसे बनाया गया होगा। ये सोचकर पहले तो चुप रहना बेहतर समझा, लेकिन जब पता चला कि यह सिर्फ एक दिमाग की उपज है और वह भी मोदी जी के, और कल जब संसद के उद्घाटन में मोदी जी का अवतार देखा तो समझ गया यह मोदी जी का 2024 के महायुद्ध के लिए अपनी ओर से ताना गया ब्रह्मास्त्र है, जिस पर सैकड़ों साधु संतों से आशीर्वाद लेने के लिए उस पर झाड़ फूक की जा रही थी। और तभी आकाश से एक जादू भरी तिलस्माई चमत्कारी छड़ी जमीन पर अचानक उतार दी गई, जिसका रोपण करने के लिए ऐसे मंत्रोच्चार किया गया कि इस इमारत में सिर्फ मोदी जी को ही उस छड़ी को पकड़ने और राजदंडित करने का अधिकार आजीवन प्राप्त हो गया हो। सारे विरोधी पार्टी वाले उसका बहिष्कार कर रहे थे कि उन्होंने प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर प्रेसिडेंट आती तो मोदी जी से ये ड्रामा या इवेंट कर सकते थे? अपने मन से पूछिए। जिसके लिए उन्होंने गृह त्याग किया, पत्नी का त्याग किया और राजनीति को सेवा भाव से ज्यादा नाटक का मंच बनाकर आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा की ऊंचाई तक लेके गए और सारे देश को धर्मांधता की चादर में सुरक्षितता का आभास करवाकर सबको अपना भक्त ऐसे बनाया कि सब उनके लिखे नाटक के पात्र बनकर जमकर नाटक में हिस्सा ले रहे हैं और सर्कस के जैसे ताली पीट रहे हैं, मानो इंद्र स्वयं इंद्रप्रस्थ में आ गए हो। दोस्तों, इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तब 3 तरह के शासकों का वर्णन हमें मिलता है। पहले नंबर पे वह शासक जिन्होंने शासक होते हुए भी धर्मनिरपेक्षता, समता और न्याय को राज्य में स्थापित किया। मसलन सम्राट अशोक, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट अकबर, जिन्होंने एक विशेष धर्म के होते हुए भी सभी धर्मों का आदर किया। अकबर ने तो बाकायदा राजपूत राजा की कन्या जोधाबाई से विवाह किया, मगर उसके धर्म में दखल नहीं दी। दूसरे तरह के राजा तो क्रूर थे, मसलन पुष्पमित्र शुंग, विक्रमादित्य, औरंगजेब, जिन्होंने दूसरे धर्मावलंबियों को प्रताड़ित किया, क्रूर तरीकों से मारा। और तीसरे तरीके के बेवकूफ सिरफिरे सनकी राजा, जिनमें कुछ अलग विशेषताएं थी, मतलब मोहम्मद तुगलक, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहले के राजाओं से अलग नाम कमाने के लिए चमड़े के सिक्के चलवाए और दिल्ली से राजधानी तुगलकाबाद एक दिन में ही शिफ्ट करवाई और दूसरे दिन फिर दिल्ली। ये नामचीन उदाहरण है। वैसे इन कैटेगरी में और भी राजा हुए होंगे, मगर लगभग इसी कैटेगरी के सभी राजा हुआ करते थे। 1947 के बाद लोकशाही आई, कहा गया जनता राजा चुनेगी
और लोकतंत्र में अपने राजा चुने जाने लगे। राजा मतलब आज के प्राइम मिनिस्टर। अगर हम हर प्राइम मिनिस्टर का विश्लेषण करें तो अमूमन सभी प्राइम मिनिस्टर की मनोदशा लगभग ऊपर के सम्राटों में से किसी एक के जैसी ही थी। और नेहरू जी से मोदी जी तक सभी प्राइम मिनिस्टर की कैटेगरी उन 3 तरह के राजाओं में से किसी ना किसी के जैसे ही थी या है। अब आपको बताना है कि मोदी जी कौन सी कैटेगरी में बैठते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह विश्लेषण ठीक लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।